हेलो गाइस, दिस इज रघु कौशिक एंड यू आर वेलकम अवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स के बारे में। इकोसिस्टम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज बारी है कि इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। चैप्टर 15 है ये। चैप्टर का नाम है लाइफ ऑन द अर्थ, क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में आपको पहले बार थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले जो हमने पहले पढ़ा इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी का मतलब है पूरा अर्थ पे लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ये हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अर्थ पे भी देखा जाए तो कहीं पे लैंड है, कहीं पे वाटर है। तो ऑब्वियसली बात है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का क्या होगा, सब कुछ चेंज होगा, वो एक जैसे नहीं होंगे, है ना। तो क्या होगा, तो इसलिए क्या होगा इकोसिस्टम मतलब एक बहुत बड़े एरिया में, अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़े एरिया में, नॉट होल अर्थ बट एक बहुत बड़े एरिया में लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के जो इंटरेक्शन है वो इकोसिस्टम कहलाता है, जिसमें कि लिविंग और नॉन लिविंग सिस्टम इंटरेक्ट करते हैं। पूरे अर्थ नहीं, बड़ा रीजन, वो बड़ा रीजन लैंड भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। समझ रहे हो। तो इकोसिस्टम को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम। यहां तक समझ आ गया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब क्या है टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक में, एक्वेटिक के बारे में तो खैर नीचे पढ़ेंगे, पहले टेरेस्ट्रियल के बारे में बात कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब समझ गए, लैंड पे जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स पाए जाएंगे उनका जो इंटरेक्शन होगा, समझ आ गया। ठीक है, लेकिन अभी तक पूरा 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हमें एक बार जो कंफर्म हो गई है वो ये है कि लैंड जो हमारा सरफेस है वो इवन नहीं है, वहां पे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं। मैं यहाँ पे क्लास दिल्ली में ले रहा हूँ। दिल्ली में जो लैंड का स्ट्रक्चर है, जैसी लैंड है, जो मिट्टी की सॉइल स्ट्रक्चर है, जो क्लाइमेट है, जो पानी की वाटर की अवेलेबिलिटी है, वैसी मुंबई में तो नहीं है, वैसी चेन्नई में तो नहीं है। तो लैंड भी हर थोड़े थोड़े मतलब दूरी पे, डिस्टेंस के बाद लैंड का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, उनका इंटरेक्शन भी चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी हमने फिर आगे कैटेगराइज किया। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को जब हम कैटेगराइज करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोम्स। क्या बोलते हैं, बायोम्स। और ये हमारा बायोम्स क्या होता है, देखो बायोम्स होता है इज ए प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी दैट कवर्स ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। जी हाँ, जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को कैटेगराइज करते हैं तो उसको हम बायोम्स बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के बायोम्स होते हैं। और ये बायोम कुछ नहीं होता, प्लांट और एनिमल कम्युनिटी होती है जो एक लार्ज एरिया कवर करती है। ठीक है, अब ये लार्ज एरिया जब कवर करेगी, ज्योग्राफिकल एरिया, बायोम्स को कैटेगराइज कर दिया, लेकिन एक बायोम दूसरे बायोम से अलग है, ये हमें पता कैसे चला, हमने कैटेगराइज कैसे किया। जी हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर अगेन आ गया क्लाइमेट। द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट बायोम्स आर लैंड आर डिटरमाइंड बाय मेनली क्लाइमेट। क्लाइमेट वेजिटेशन डिटरमाइन करेगा। वेजिटेशन होगा तो फिर जो उस वेजिटेशन पे जो फीड करने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे या प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, वो भी उसी हिसाब से होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, है ना। उसके बाद फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी उसी हिसाब से होंगे, इसी तरीके से चेन पड़ेगी। और इनफैक्ट क्लाइमेट ही एबायोटिक कंपोनेंट्स भी डिसाइड करेगा। वाटर की अवेलेबिलिटी, विंड कितनी तेज होगी, विंड की स्पीड क्या रहेगी, वहां पे सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये सब चीजें क्लाइमेट ही तो डिटरमाइन करता है। तो दोनों फैक्टर्स, बायोटिक भी और एबायोटिक भी, क्लाइमेट ही डिटरमाइन कर रहा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा वैसे वैसे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी चेंज होते जाएंगे और उनका इंटरेक्शन भी चेंज होगा। तो इसका मतलब एक बायोम को दूसरे बायोम से डिफर हम करते हैं क्लाइमेट, जैसे क्लाइमेट बदलता है बायोम भी बदल जाता है। समझ आया। और क्लाइमेट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ 40 टेम्परेचर है, यहाँ 38 हो गया तो बदल गया, नहीं, मेजर डिफरेंस जब आता है, मेजर को डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, therefore a biome can be defined as total assemblage of plants and animal species interacting within specific conditions। तो बायोम की डेफिनेशन क्या होगी कि एक बायोम ऐसा एक असेंबलेज है, किसका, प्लांट्स और एनिमल्स का, एनिमल स्पीसीज का, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं लेकिन विद इन स्पेसिफिक कंडीशंस। और वो स्पेसिफिक कंडीशंस कौन कौन सी हैं, दीज इंक्लूड रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सॉइल कंडीशंस, अगेन क्लाइमेट।
क्लाइमेट का रोल आ गया कि प्लांट और एनिमल्स का असेंबलेज तो है जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर के होने के बाद वो इंटरेक्ट करते हैं, और वो इंटरेक्ट करने वाली कंडीशन कौन कौन सी हैं? रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सॉइल। ठीक है, सॉइल की क्या कंडीशन है, सॉइल का क्या स्ट्रक्चर है। therefore सम ऑफ द मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड आर, और कुछ मेजर बायोम्स कौन कौन से हमारे? फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, टुंड्रा बायोम्स है। अब देखो टुंड्रा को तो अलग कर दो, टुंड्रा का मतलब है हाइट बढ़ेगी, तो जो कोल्ड रीजन होते हैं वहां का होता है, ठीक है, इसको तो अलग कर दो। अगर इन तीनों को देखा जाए, फॉरेस्ट, ग्रास और डेजर्ट, ये इस सीक्वेंस में ही क्यों लिखे गए हैं? ध्यान रखना, छोटी बात बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आने वाली है। फॉरेस्ट के बाद कभी डेजर्ट नहीं आता, बीच में ग्रासलैंड आएगी। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट का मतलब है बारिश ज्यादा है, डेजर्ट का मतलब है बारिश बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक जगह बारिश ज्यादा हो रही है, उसके बगल में ऐसी जगह होगी जो बारिश बिल्कुल भी ना हो रही हो सकता है, अर्थ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन जनरल पैटर्न ये है कि फॉरेस्ट के बाद ग्रासलैंड्स आती हैं। ग्रासलैंड्स का मतलब मीडियम बारिश, ज्यादा उतनी नहीं, उतनी बारिश तो नहीं कि फॉरेस्ट सर्वाइव कर पाए, कि पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ वहां पर सर्वाइव कर पाए, इतनी ज्यादा बारिश नहीं हो रही, लेकिन छोटा मोटा वेजिटेशन सर्वाइव कर सकता है, इतनी बारिश हो रही है। तो इसलिए फॉरेस्ट ज्यादा बारिश जब यहाँ होगी, थोड़ी कम बारिश में ग्रासलैंड, और जब बारिश बिल्कुल कम हो जाएगी तो वहां पे डेजर्ट, जहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। ये समझ आ गया? मैंने आपको पहले बताया था, ये लैंड है, इधर से सी है, वेव्स आएंगी, पानी लेकर के आएंगी, तो जैसे जैसे हम जमीन के अंदर चलते जाएंगे, कॉन्टिनेंट्स के अंदर चलते जाएंगे, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कैरिड बाय विंड कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो बारिश भी कम होती जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां बारिश ज्यादा होगी वहां इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होंगे, फिर जैसे जैसे कम होती जाएगी उस हिसाब से वेजिटेशन चेंज होता चला जाएगा। बता चुका हूं मैं पहले क्लासेस में, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, ये हमारा टेरेस्ट्रियल बायोम हो गया। अब हम आ जाते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम पे। देखो इकोसिस्टम दो टाइप का होता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे जो इंटरेक्शन हो रहा है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। एक्वेटिक का मतलब है पानी में जो इंटरेक्शन हो रहा है बायोटिक और एबायोटिक के बारे में। अब देखो यहाँ पे तो इसको हमने 5 बायोम्स में डिवाइड कर दिया, और अच्छे से डिवाइड कर दिया, इनकी हम स्टडी भी कर पाएंगे, लेकिन एक्वेटिक को हमने 2 में ही डिवाइड किया है। वो 2 कौन कौन से हैं? वो मरीन इकोसिस्टम है और टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। इसका एक रीजन ये भी है कि हालांकि डाइवर्सिटी ओशन में बहुत ज्यादा है ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन हमने ओशन में उतना ज्यादा रिसर्च नहीं की है। तो देखो लैंड पे तो सब हमें दिख रहा है, लैंड पे तो हमें पता चल रहा है कि डेजर्ट में कंगारू रैट मिलेगा, कैक्टस मिलेगा, है ना, और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में क्या मिलेगा? बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे, ये सब हमें पता है, दिख रहा है, लेकिन सी में तो हमें पहले जाना पड़ेगा और रिसर्च करनी पड़ेगी। हम डेली तो नहीं देखते उनको, तो बहुत ज्यादा वो हो जाता है, इसलिए हमारे पास डेटा भी कम है। तो इसलिए अभी हमने उसको 2 में ही डिवाइड किया, मरीन और इकोसिस्टम। मरीन का मतलब सॉल्ट वाटर, और फ्रेश वाटर का मतलब जो कि मीठा पानी होता है। तो मरीन इकोसिस्टम में कौन कौन से इकोसिस्टम आते हैं? हमारे ओशंस आते हैं, एस्चुरीज आती हैं, और कोरल रीफ्स आती हैं, ये याद रखना है। और हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कौन कौन से आते हैं? लेक्स और पॉन्ड्स आते हैं। लेक्स और पॉन्ड्स क्या होते हैं? लेक्स और पॉन्ड्स में क्या डिफरेंस होता है? मैं पहले रील बना के बता चुका हूँ, आप जाके पीछे सर्च करो और देखो, नहीं मिलता है सर्च करो ऑनलाइन, कमेंट में बताओ क्या होता है डिफरेंस। उसके बाद स्ट्रीम्स आपको पता ही है, बहता पानी। उसके बाद मार्शेस एंड बॉक्स। मार्शेस एंड बॉक्स बेसिकली क्या होता है? दलदली इलाके होते हैं, अलग अलग थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। मार्शेस एंड बॉक्स के बारे में भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, टॉपिक है इसी 11वीं क्लास में एनसीईआरटी में ही, तो वहां पे जाकर के आप देखिए और कमेंट करके बताइए मार्शेस और बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ये क्लास हमारी खत्म हो गई। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक आपको इस वीडियो को देखना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना है। अगर कोई कंफ्यूजन है तब भी बताना है, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना है। थैंक यू।